हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ डे सीरीज़ जो है 11 जुलाई की। देखते हैं आज क्या क्या हेडलाइंस है, क्या क्या न्यूज़ है अपने इस आर्टिकल्स, अपने इस न्यूज़पेपर में। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो इस टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसे स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए या फिर ज्ञानपीठ_CSE डायरेक्ट सर्च करके ये वहाँ पे मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सेकेंड ARC का लेक्चर चल रहा है, जिसे कर लीजिएगा, जिसमें सेकेंड ARC की समरी के साथ साथ आंसर फॉर्मेटिंग भी कराई गई है। तो उसे एक बार देख लीजिएगा। लेक्चर वाले 1.5x में कर लीजिएगा, लेकिन PDF एक दो बार रीड कर लीजिएगा, वो भी काफ़ी काम की है। वो PDF भी यहीं टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की हेडलाइन ऑफ डे सीरीज़ को। पूरा लेक्चर देखिएगा, आज काफ़ी तरह के आर्टिकल्स हैं, लेकिन मैं जैसे कल भी बोला था कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ वैसी नहीं आ रही हैं कि UPSC पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन फिर भी है बहुत सारी। एक ये है छोटा सा, चीन पाकिस्तान का खतरनाक गठजोड़। ये कहाँ पे दिखा था? जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ था पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो किस लेवल में दिखा था? सैन्य स्तर पे बस नहीं था, चीनी मीडिया भी पाकिस्तान के प्रति प्रोपेगेंडा फैला रही थी। और तकनीक सहयोग के बारे में मिला था तकनीक सहयोग। यहाँ पे लिखा हुआ है सैन्य संसाधन कहाँ लिखा, चीनी रक्षा उद्योग को। और चीन ने अपना प्रयोगशाला के रूप में पाकिस्तान को बना लिया है कि अपने हथियार बनाता है, फिर पाकिस्तान के रूप में प्रयोग करता है, फिर यूज और बेचने के लिए यूज करता है। तो एक ये भी बात है। और दूसरा ये ड्रोन का भी सहयोग। और इसमें एक चीज़ ये भी बताई गई कि चीन और पाकिस्तान, जिसमें एक इनडायरेक्टली सपोर्ट थे टर्की का भी, या जिसमें टर्की का ड्रोन, ये लिखा टर्की ने उसे ड्रोन प्रशिक्षित किया, ये एक था। तो ये आर्टिकल मेनली चीन, पाकिस्तान और तुर्की के गठबंधन के बारे में बता रहा है। और भारत पे क्या असर था यहाँ पे, तो हल्का सा उसके बारे में दिखा हुआ है, भारत के खतरे के ऊपर। तो इसको देख लीजिएगा, एक नई है। और ये चीन और पाकिस्तान का आर्थिक सहयोग के बारे में भी बताया। जैसे हम देख ही रहे हैं, ग्वादर पोर्ट से जो चीन तक बन रहा है, वो इसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर बनाया जा रहा है। चीन BRI के तहत, BRI जानते हैं ना, जो चीन का भारत को घेरने वाली रणनीति, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है उसके तहत। और दूसरी चीज़ इसमें बताया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आधुनिक मिसाइलें, परमाणु तकनीक चीन को, पाकिस्तान को दे रहा है। आर्थिक सहयोग की बात कही गई है। तो ये एक देख लीजिएगा, जियो पॉलिटिक्स का है। और भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा सबको पता ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत को अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर बल देना चाहिए। भारत सामरिक अपना मजबूत करना चाहिए। वास्तविकता के ऊपर बढ़ना चाहिए। नई लड़ाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे साइबर अटैक, ये सब ये है। और बातें हैं ये जो काफ़ी समय से चर्चा में, बिहार की मतदाता सूची। तो बिहार की मतदाता सूची का जो विवाद था कि चुनाव आयोग, जिसके बारे में कल भी बात किए थे कि चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनः परीक्षण कर सकता है कि नहीं, तो उसका वो चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम एक बात कही है। अभी उसका सुप्रीम कोर्ट का ही फाइनल जजमेंट नहीं आया। अभी इसमें 28 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका तो पुनर्निरीक्षण करने का संवैधानिक अधिकार ही है, वो पुनर्निरीक्षण कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए 3 मुद्दे पर। पहला सवाल खड़ा किया है कि इस टाइम पे इलेक्शन, जब आने वाले नवंबर में इलेक्शन है बिहार में, तो इलेक्शन के तुरंत पहले जो नाम हटाए जाएंगे या फिर जो होंगे, तो क्या उनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा? यहाँ पे सवाल खड़े किए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने 11 दस्तावेज कहे थे, उसमें आधार कार्ड वगैरह शामिल नहीं, आधार कार्ड और राशन कार्ड, तो उसे शामिल करने का एक सलाह दिया है। अभी अदर गाइडलाइंस नहीं दी है, सलाह दी है। तो इसके ऊपर है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है जो नाम काटे जाएंगे, क्या उनको सुनवाई का समय मिलेगा? और दूसरा, 11 सूची दस्तावेज में आधार कार्ड, राशन कार्ड शामिल करने की सलाह दी है। 11 दस्तावेज जो नागरिकता का पुनः परीक्षण के लिए 11 दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, उसमें राशन कार्ड और आधार कार्ड शामिल नहीं, तो उसके लिए सलाह दी है। तो ये उसके ऊपर है। बाकी अभी, और एक ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का रोल लिया है, ये इसमें हिंदी वाले में तो नहीं था, ये एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, ये लिखा हुआ है 1977 का, ये मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये केस था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या केस था
कि जो 1977 का इलेक्शन था उसमें कुछ जगह पे इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को फिर से करवाने का निर्देश दिया था। तो मोहनदर सिंह गिल ने सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, बोले कि चुनाव को फिर से करवाने का आदेश देना इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के अधिकार में नहीं। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है कि चुनाव को फिर से करवा सके। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे थे, ये देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या इलेक्शन कमीशन फिर से चुनाव करा सकता है? क्या चुनाव नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो सकता है? और एक क्वेश्चन था नेचुरल जस्टिस था, और एक क्वेश्चन एक न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट में दिया, इस जजमेंट में कहा था कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब रीपोलिंग करा सकता है, फिर से इलेक्शन करा सकता है, किसी चीज़ को निरस्त कर सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत आएंगी। बिना नेचुरल जस्टिस फॉलो करे नहीं करेगा। और एक तीसरा क्वेश्चन था जुडिशियल रिव्यू का। तो हाँ, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। किस बेस में हो सकता है? यदि नागरिकों के अधिकार का हनन हो रहा है और नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हो रहा, उस बेस में इलेक्शन कमीशन के निर्णयों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये याद रखना है। और रही बात इलेक्शन कमीशन की, इस पर हम अभी अलग से चर्चा करेंगे, मुझे इसके बारे में पूरा बताना है बेयर एक्ट के थ्रू। तो और एक ये सोशल जस्टिस का यह आर्टिकल है। भारत में मतलब हर सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ये यहाँ पे लिखा है। WHO की एक रिपोर्ट में लगभग भारत में 2023 में लगभग कितना 12 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। 12 लाख सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 90% लो मिडिल क्लास फैमिली वर्गों से हुई हैं। तो ये एक चिंता वाला आर्टिकल है कि कैसे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं के क्या क्या कारण है? एक तो कारण इसमें यही होता है कि हर जगह जेब्रा क्रॉसिंग ना होना। दूसरा होता है कि नागरिकों को जागरूकता ना होना नियमों के पालन के लिए। तो ये सड़क दुर्घटना का आर्टिकल है। ये यहाँ पे प्रयास क्या समन्वित प्रयासों से मिलेगी कामयाबी। तो इसमें कई चीज़ों को उठाया गया, यातायात विभाग और शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। जेब्रा क्रॉसिंग ये यहाँ पे बताया गया है बुजुर्ग। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा किसकी मृत्यु हो रही है, और डेटा दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे ठीक डेटा दिए गए 2013 से 2023 तक भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है सड़क दुर्घटना के कारण। बड़ा मामला है। और 2024 में शायद नहीं 2023 में लगभग प्रतिदिन 474 लोगों की मृत्यु हो रही सड़क दुर्घटना के कारण। और जिसमें से कुछ कारण मेजर दिए गए हैं यहाँ पे। 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 68% मृत्यु हो रही तेज गति से वाहन चलने के कारण, 12% हो रही लापरवाहीपूर्ण वाहन चलाने के कारण, 5% हो रही शराब पीकर वाहन चलाने के कारण, और 1.5% मृत्यु हो रही मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना। यहाँ पे ये डेटा दिए गए हैं। बाकी ये आर्टिकल में वही है कि क्या क्या कारण है, जो हमारे सामाजिक कारण है कि लोग तेज चलाने को अपना हीरोपन मानते हैं, ये लिखा हुआ है। जब आप नियमों का पालन करना अपमानजनक और नियमों को तोड़ना मर्दानगी मानते हैं, वही है। तेज वाहन चलाना हीरोगिरी मानते हैं। तो ये सब कारण बताए गए हैं। तो इसको एक हल्का फुल्का रीड कर लीजिएगा। बाकी ये डेटा काम के है। अब आते हैं ये तो कई दिनों से चर्चा में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ चल रही है कई जगह पे, जिसकी वजह से भूस्खलन हो रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पे डेटा भी ठीक ठाक लिखे हुए हैं कि ऋषिकेश और बद्रीनाथ रूट में लगभग 54 लैंडस्लाइड भूस्खलन जोन घोषित हुए हैं। और कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री आपदा न्यूनतम जोखिम कार्यक्रम चालू किया था। लेकिन एक विडम्बना ये है कि हम तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन वहीं पे हम विकास भी कर रहे हैं, सड़कों को बना रहे हैं पहाड़ों को काट के। तो ये एक विडम्बना यहाँ पे बताई गई है। और सड़कों को बनाने का कारण ये चीन जैसा धूर्त पड़ोसी, जिसके लिए हमें अपनी सीमा सुरक्षा करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। तो अब उसके लिए क्या है, उसके लिए यहाँ पे उपाय कुछ सुझाए गए हैं कि पेड़ लगाना चाहिए। ये सब यहाँ पे कुछ डेटा मिल जाएंगे कि उत्तराखंड का डेटा है। उत्तराखंड की एक रिपोर्ट है, उदय नाम की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 1988 से 2023 के बीच उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं लगभग 12,319 हुई हैं। ये एक डेटा। जबकि 2018 में भूस्खलन की घटनाएं 216 भूस्खलन की घटनाएं हुई 2018 में केवल उत्तराखंड में। और यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि उत्तराखंड बारिश के मौसम में, ये यहाँ पे लिखा हुआ जुलाई अगस्त सितंबर में तो भूस्खलन होता है बारिश के कारण, लेकिन अब गर्मियों और सर्दियों में भी भूस्खलन हो रहा है।
यहाँ पे बताया वो क्यों हो रहा है, क्योंकि विकासात्मक गतिविधियों के कारण, क्योंकि सड़क काट मतलब पहाड़ों को काट काट के रोड बनाए जा रहे हैं, इस वजह से गर्मी और सर्दियों में भी भूस्खलन हो रहा है। तो इसका क्या उपाय बताया गया इसमें बताया गया पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए, भूगर्भीय घटनाओं का संतुलन और मैपिंग, जियो मैपिंग की बात कही गई। मतलब इसमें कहीं नहीं गई है, लेकिन एक चीज़ याद रखना अपने से, जियो मैपिंग के बारे में इसमें नहीं लिखा है। और अभी इसरो ने एक एटलस भी निकाला था ना इसके लिए भूस्खलन का, तो उसके बारे में देख लीजिएगा। ये कुल मिला के डिजास्टर मैनेजमेंट का उपाय और उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के डेटा यहाँ पे मिल जाएंगे। अब एक ये है एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर का बस इतना याद रखना है कि हमारे यहाँ कपास का उत्पादन घट रहा है, 2019-20 में के बाद देश में कपास का उत्पादन तेज़ी से घटा है, ये लिखा है। बस इसमें ये याद रखना है क्यों घटा है, क्योंकि हम पहले बीटी कॉटन हमारे यहाँ उगाया जाता है। बीटी कॉटन कब से उगाया जा रहा है, 2002 से। तो अब बीटी कॉटन ने तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब बीटी कॉटन में भी जो हर्बिसाइड लग रहे हैं, खरपतवार लग रहे हैं, तो जिसकी वजह से बीटी कॉटन का भी लॉस हो रहा है। तो इसके लिए बोला गया इस वजह से कपास का उत्पादन घट रहा है। कपास का उत्पादन घट रहा है तो हमारा निर्यात में भी प्रभाव पड़ रहा है, और जिसकी वजह से हमारे और कॉटन का हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमारी खपत से कम अब इम्पोर्ट वो हो रहा है। यहाँ पे लिखा होगा कि हमारी बाहर। और दूसरी चीज़, हाँ इसमें एक चीज़ ये बताएगी उत्पादकता, जो मैं अपने उसमें भी बात करता हूँ एग्रीकल्चर में भी, कि हमें भारत में उत्पादन तो हो रहा है लेकिन उत्पादकता बहुत कम है। उत्पादन के मामले में कपास में भारत पहले स्थान पे, लेकिन उत्पादकता के मामले में भारत 36वें स्थान पे। ये एक प्रॉब्लम बताए। तो इसके लिए अभी कृषि मंत्री विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत एक मीटिंग कर रहे हैं। अब क्या है विकसित कृषि संकल्प अभियान, क्या है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, 2025 में लाया गया था। इसका लक्ष्य 723 जिलों एवं 65,000 से अधिक गाँव को कवर करना, जिसमें 1.3 करोड़ मतलब 1,30,00,000 किसानों से सीधे जुड़ना एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को सिखाना, टिकाऊ कृषि की ओर बढ़ना। विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये याद रखिएगा, एग्रीकल्चर में लिखने में काम आएगा, कृषि में। तो ये है। तो इसके लिए अब सर जो बैठक होने वाली है अभी, उसमें इस चीज़ की चर्चा होने वाली है, HTBT कॉटन को बढ़ाने के लिए। अब ये HTBT कॉटन क्या है? HTBT कॉटन एक तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, ये तो ठीक है, लेकिन HTBT कॉटन पेस्ट इंसेक्ट के साथ हर्बिसाइड टॉलरेंस है। इसका फुल फॉर्म क्या है? हर्बिसाइड टॉलरेंस बीटी कॉटन। तो ये हो गया हर्बिसाइड टॉलरेंस। हर्बिसाइड टॉलरेंस से क्या होगा, जो अभी हर्बिसाइड लग जाते हैं बीटी कॉटन में, जिसकी वजह से बीटी कॉटन का उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादकता कम हो रही है, तो उससे बचा जा सकेगा। और ये HTBT कॉटन बहुत, अब ये याद रखिएगा कि बीटी कॉटन अप्रूव्ड है, लेकिन HTBT कॉटन अभी अप्रूव्ड नहीं भारत में उगाने के लिए, लेकिन इसकी इलीगल खेती होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी अभी इलीगल खेती होती है कुछ जगह पे। तो अभी इस चीज़ में चर्चा होने वाली है तमिलनाडु में शुक्रवार को, यानी आज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आ